नमस्कार, दिस इज जेई एडवांस 2023 पेपर 2 सॉल्यूशन। सो ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग में सेक्शन 1 जो यहाँ पे दिया गया है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस है और चारों क्वेश्चन में एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको दिख रहा है कि कोई एक ही करेक्ट होगा, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मल्टी करेक्ट नहीं है। और अगर आपने सही किया तो आपको दिख रहा है कि +3 देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सही किया तो +3 देगा, नहीं किया तो 0 देगा और अगर आपने गलत किया तो -1 कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। This particular question is from JEE Advanced 2023 paper 2 question and this question is from the section called chemical bonding। और chemical bonding में से भी अगर देखा जाए तो कहां से ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये आपको पूछ रहा है F2 मॉलिक्यूल के बारे में। अब F2 मॉलिक्यूल में याद करो क्या होता है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन कितना है, 1s2 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बैठे हुए हैं। अच्छा, जो हमें डायग्राम्स दिए गए हैं उसमें 1s तो दिखाई नहीं गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखाई गई है, मतलब सेकंड शेल, सिर्फ इतने की बात करी गई है। और अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास इस तरह के दो एफ मॉलिक्यूल्स या दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए टू गिव यू F2, तो ऐसे में कितना हो जाएगा, ऐसे में ये कितना हुआ 7, तो 7 + 7 यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहले तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा हो या 2 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं, तो हो सकता है उस ऑप्शन को हम फिर ऐसे ही रूल आउट कर देंगे, क्योंकि पहले तो मेरे को 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं चारों ऑप्शंस देखता हूँ तो सभी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, मतलब सबके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो कुछ गड़बड़ है नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये याद होगा, जब हम लोग ऐसा करते थे ना कि अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स तो अलग कहानी चलती थी, और अगर आपको आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स लगानी है, लिख दो आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी है तो उसकी अलग कहानी चलती है। तो क्या कहानी चलती थी, ऐसा चलता था, पहले होता था आपका सिग्मा 1s, फिर होता था आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर होता था सिग्मा 2s, फिर होता था सिग्मा स्टार 2s, ऐसे तो होता था। फिर होता था आपका कौन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होते थे, याद करो क्या होता था, दोनों में चेंज आता था। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में क्या होता था, इस वाले केस में आपका पाई 2p x पहले आ जाता था, फिर पाई 2p y, देन उसके बाद आपका सिग्मा 2p z, देन उसके बाद आपका आता था पाई स्टार वाले दोनों, ठीक है, फिर उसके बाद आता था सिग्मा स्टार वाला। ये होता था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 14 या 14 से ज्यादा है तो क्या करें, तो फिलहाल अगर देखें तो इसमें क्या होता था, इसमें ऐसा होता था सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s आता था, फिर सिग्मा 2s आता था, फिर सिग्मा स्टार 2s आता था, उसके बाद सिग्मा 2pz होता था, फिर उसके बाद पाई वाले दोनों होते थे, फिर आपके पास पाई स्टार वाले दोनों होते थे, और फिर उसके बाद कितना होता था, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz होता था। ये कहानी होती थी। और फिलहाल मेरे पास क्या है, मेरे पास F2 मॉलिक्यूल की बात करनी है। F2 मॉलिक्यूल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स F2 मॉलिक्यूल में बात करूं तो एक फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरा ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चलेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे काम का नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो एक तो कुछ ऑप्शंस तो शायद इसी वजह से रूल आउट हो जाएंगे, जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सिग्मा 2pz पहले चाहिए, उसके बाद दोनों पाई वाले आने चाहिए। तो जैसे यहाँ देखो, इसने पाई वाला पहले डाल दिया और सिग्मा 2pz उसने बाद में डाला, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ भी उसने किया, पाई वाला पहले डाल दिया और सिग्मा 2pz वाला बाद में डाला, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है सिग्मा वाला पहले आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई वाले बाद में आएंगे, सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई वाले बाद में आएंगे, तो ये सही लिखा हुआ है। तो ये दोनों में से कोई हमारा आंसर हो सकता है, ऊपर वाले दो तो हमने रूल आउट कर दिए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो किस तरह से होगी, ये जो आपने बोला टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे भरे जाएंगे, ऐसे भरे जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप ध्यान देना मैंने क्या किया, जो पाई वाले होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है और सेम एनर्जी वालों को पहले सिंगल सिंगल भरते हैं फिर पेयरिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला 11 12 13 14, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरे गए अगर आप ध्यान से देखें तो। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 के हिसाब से 14 तक हो गया था, 14 के बाद 15 16 17 18 ऐसे होगा, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने 14 इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये बोला था कि जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रखे हैं वो सिग्मा 1s नहीं दिखा रखा। फिगर में जो दिखा रखा है आपको, फिगर में तो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की फिगर दिखा रखी है, ए यहां से लेकर यहां तक की,
ये फोटो दिखा रखी है आपको 4 ऑप्शंस में, इनकी तो बात ही नहीं करी गई है। तो फिलहाल आप बस इतना इतना सेक्शन को ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा कहां पे दिख रहा है कि आपके पास जो पाई वाले हैं वो सब पेयर अप है, यहाँ पे भी दोनों पाई पेयर अप है और पाई स्टार वाले भी दोनों पेयर अप है। तो आपको वो तो यहीं पे दिख रहा है ना, देखो ये भी पेयर्ड ये भी पेयर्ड, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और ये तो गड़बड़ कर रखा है, देखो पहले सिंगल सिंगल भर दिया फिर ऊपर चला गया, ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी। कभी भी पहले अगर करोगे तो पहले क्या करेगा, सिंगल सिंगल फिर उनको पेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, है ना जी। तो ये तो वैसे भी इनकरेक्ट है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन विल बी क्या, ऑप्शन नंबर सी। Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 session, paper 2, and this question is from the chapter called Surface Chemistry. Surface Chemistry से बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के क्वेश्चन डिजाइन करा गया है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि ऐसे चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करें। बिल्कुल बिल्कुल भयानक क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन थोड़ा सा ऐसे चैप्टर्स की याद होनी चाहिए, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहले ही पार्ट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो कह रहा है लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड, स्पेशली उसने हाईलाइट करके लिखा नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है भाई। लायोफोबिक ऐसी चीजें हैं जहां पे इंटरेक्शन बड़ा कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है, इस वजह से इनको बनाना बड़ा मुश्किल है। तो सिंपल सिंपल से जो मिक्सिंग से जो आपके कोलाइड्स बन जाते हैं उस तरह के मेथड से ही नहीं बन पाता है। तो जिस वजह से ये सही लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। दूसरा कह रहा है फॉर इमर्शन बोथ डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। बिल्कुल रटी रटाई सी बात, ये तो सही बात है। इमर्शन के लिए दोनों फेजेस आपके कैसे होने चाहिए, आपके लिक्विड होना चाहिए, ये भी सही बात है। अगले क्या कह रहा है, मिशेल आर प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। मैं यहां गड़बड़ बोलूंगा, एट एनी टेम्परेचर, ये तो गड़बड़ है। यहां पे अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में आपको एक शब्द पढ़ने को मिलेगा, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर एक्चुअली में क्या होता है, अगर क्राफ्ट टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा तो आपका मिशेल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। कहता क्या है कि भाई आपको मिशेल बनाने के लिए कम से कम आपको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए तो ही मिसल बन पाएगा। तो यहाँ पे एनी टेम्परेचर लिख रखा है, इस वजह से मैं आपका स्टेटमेंट नंबर 3 को काट दूंगा। अगर टिंडल इफेक्ट कैन बी observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index as of the dispersion medium। ये बात गलत लिखी हुई भाई। टिंडल इफेक्ट के लिए आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो यू कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें काफी डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो अच्छे से वो क्या दिखा पाएगा, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट दिखा पाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर 4, ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 दे रखा है वो भी आपका गड़बड़ी दे रखा है। तो दो स्टेटमेंट मेरे को सही लगी, पहली और दूसरी, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, पहला दूसरा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2023 सेशन, एंड अगर इसको ध्यान से देखोगे तो बड़ा इजी सा ही क्वेश्चन है। सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। जैसे पहला रिएक्शन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसने क्या बोला, सबसे पहले बोला ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बना लो। पहले तो ये Cl था ना, तो इसने बोला पहले तो Mg के साथ रिएक्ट करा लेना, उससे ये क्या हो जाएगा, उससे ये MgCl हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इसका पानी से रिएक्शन कराना। आपको याद होगा जब पानी से रिएक्शन कराते तो पानी यहाँ पे सिंपली क्या करता था, हाइड्रोजन डोनर का काम करता था, जो इतने पार्ट से आके हाइड्रोजन को जोड़ देगा, ठीक है, और MgCl के साथ जाके ये OH जुड़ जाएगा। तो फाइनली होता क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो CH2 था, ये जो CH2 था ये वाला सेक्शन, ये फाइनली आपका CH3 बन जाएगा, ठीक है, और साथ में साइड प्रोडक्ट Mg के साथ Cl और उसके साथ OH ये निकल जाएगा। मेरे को नहीं लगता साइड प्रोडक्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहा होगा। मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही फोकस करते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा बॉक्स में बनाया, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, पहला, दैट इज P। अच्छा, अगले की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला आपसे कहता है कि आपके पास सेम थिंग है, इसमें हमने Mg डाला, तो ये तो इसने फिर से सेम काम कर दिया। Mg डाला तो ऐसा करने से यहाँ पे आ जाएगा MgCl, ठीक है, बट इस बार MgCl लगाने के बाद इसने क्या किया, CO2 डाल दिया। CO2 जब डालते हो तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसका मतलब है ये जो आपका इतना सेक्शन है ना, ये सेक्शन जाके क्या करेगा, इस पे ऐसे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा कि यू कैन से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो CH2 था, ये CH2 जाके इस कार्बन पे जुड़ गया, इस कार्बन पे ये वाला C डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, और यहाँ पे आ गया आपके पास O-, ठीक है। बाद में उसने पानी जरूर डाल रखा हो, जैसे H3O+ डाल रखा है, आपको दिख ही रहा है। तो फाइनली अगर उसने H3O+ डाल रखा होगा तो ऐसा करने से यहाँ पे COOH आप बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट बना दो क्या, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, वैसे तो CO- बनेगा पहले, बट फाइनली आपने क्या कर रखा है, फाइनली यहाँ पे पानी डाला ही हुआ है, तो या फिर H3O+ डाला हुआ, इसलिए इसे OH ही लिख दो। तो फाइनली लास्ट वाले सेक्शन में आपके पास ये बन गया। अच्छा, आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि इसमें आपने क्या किया,
नेक्स्ट आपने इसमें NaOH डाल दिया। अगर आप लास्ट में इसमें फिर से NaOH डाल दोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, NaOH डाल के इसने कुछ हीटिंग वीटिंग भी करी होगी। हाँ, यहाँ पे हीटिंग थॉट लिख देना चाहिए था, इसको थोड़ा सा हीटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस लिखना चाहिए था, क्योंकि भाई यहाँ से जो बनेगा वो तो फिर कुछ अनस्टेबल से चीज बन गई ना, ये तो सिर्फ CO माइनस बन के रह जाएगा। लेकिन फाइनली क्या है, फाइनली ये कहना क्या चाह रहा होगा, NaOH की प्रेजेंस में जब आप यहाँ पे हीटिंग देते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो ये कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस होता है। कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो आपका है इतना पोर्शन, इसके दो सेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। आपको याद होगा जैसे वुड्स में जुड़ते थे, जैसे वुड्स रिएक्शन होती है ना, कुछ कुछ वैसी सी रिएक्शन हो जाएगी, ये CH2 होके और इस तरह से जुड़ जाएगा। तो फाइनली सेकंड का जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस विल बी द क्यू ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पहले एमजी के साथ रिएक्शन करा के ग्रीनहाइट रीजन बना देगा, तो वो तो सेम ही थिंग है। तो नेक्स्ट के लिए पहले उसने क्या करा, पहले उसने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन बना लिया। फिर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्डिहाइड से करा दो। एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पे यहाँ पे आपके पास अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो ये जो आपके पास इतना पोर्शन होता है, ये पोर्शन जाके अटैक मारता है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं और ये फाइनली बनाता क्या है, ये फाइनली बनाएगा आपके पास, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ये बनाया CH3, ये बनाया CO माइनस और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे ये पूरा सेक्शन आके जुड़ जाएगा, दैट इज CH2 विद हैविंग दिस C, H भी लिख देना यहाँ, CH3 ये आके जुड़ जाएगा। बाद में उसने क्या करा हुआ है, बाद में उसने पानी भी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है तो यहाँ पे आप O माइनस को OH कर देना। फाइनली इसने CrO3 डाल रखा है। CrO3 क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली दिस विल गिव यू क्या, फाइनल लॉक करूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2, फिर उसके बाद आपके पास ये इस तरह से ऐसा बना हुआ CH CH3 तो इसको लॉक कर देता हूं, इसको लिख देता हूं, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका R। लास्ट थिंग पे चलते हैं, आखिरी चीज पे। तो आखिरी चीज क्या है सुनना, आखिरी चीज है आपकी कि आपके पास फिर से इसने, अच्छा इस बार इसने NaCN डाला। तो NaCN अगर डालोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ CN लग जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले ऑप्शन में डायरेक्टली मैंने लिखा कि NaCN का अटैक करने के बाद यहाँ पे CN बन गया, साइनाइड बन गया। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने इसका रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने से क्या होता है, रिडक्शन करने से आपका CH2NH2 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने इसकी रिएक्शन कराई के CHCl3 KOH के साथ। CHCl3 KOH हीट, आप याद करो कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बिलअमीन रिएक्शन है जो आपने अमीन चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी। तो कार्बिलअमीन रिएक्शन अगर कराओगे तो आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो दिस विल गिव यू क्या है, दिस विल गिव यू CH2 देन N ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा NC, ठीक है ना। तो आइसोसाइनेट बन गया, आइसोनाइट्रल। अच्छा, इस आइसोनाइट्रल में फाइनली इसने क्या करा, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने से ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे एंड दिस विल गिव यू CH2 यहाँ, CH2 यहाँ और ये बन जाएगा NH, ये बन जाएगा आपका CH2 CH3 इनफैक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो फाइनली इसको लॉक करूं और इसको लिखूं, ये आपका बन गया क्या, एस चीज। अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देखने की कोशिश करते हैं, यही पूछ रहे हैं ना आपसे। तो देखते हैं, सबसे पहला आपसे क्या कहता है, सबसे पहला कह रहा है कि ये जो P बना है, P इज प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। P की अगर बात करूं तो P प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये तो गलत हो गया, प्राइमरी अल्कोहल थोड़ी, P तो एल्केन है, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा कह रहा है Q अंडरगोस कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है। तो उसने एक्चुअली जो मैं कह रहा था ना कि NaOH के साथ हीट या इलेक्ट्रोलिसिस लिखा होना चाहिए, तो वो उसने ऑप्शन में दे दिया। उसने बोले यहाँ पे जब, क्योंकि भाई देखो CO माइनस बन के रह जाएगा, तो प्रोडक्ट तो वैसे यही बनता, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा अनस्टेबल सा लग रहा था, इसलिए वैसे मैंने ऐसा बोला था। अच्छा, फाइनली क्या, फाइनली इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो ऐसा करके 8 मेंबर प्रोडक्ट, मतलब 8 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बात सही है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो ये सही लग रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वैसे तो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर देखो तो R है 6 कार्बन एंड 8 अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। आर के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सही बात है। और कैनिज़ारो करेगा कि नहीं, कैनिज़ारो तो एल्डिहाइड्स करते हैं, कीटोन तो वैसे भी नहीं करते, तो ये तो काट दो। एस इज प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन, एस आपका प्राइमरी अमीन है, नहीं जी, ये तो आपका 2 डिग्री अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। This particular question is from 2023 पेपर 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ JEE एडवांस। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो देखो जी, कौन कौन ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस बात को समझो। आपके पास जब भी कभी हेमी एसिटल होगा,
जब भी कभी हेमी एसिटल्स होंगे तो हेमी एसिटल्स ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऐसा समझो, अगर आपके पास लेट से ऐसा 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 बन के ना, और यहाँ पे OH लगा हो, ऐसा हो, तो ऐसा हेमी एसिटल तो हो गया ये, कि ऐसा कार्बन जिसके पास एक तो OH है और एक तरफ OR जुड़ा है, तो दिस इज हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल ऑफ द एल्डिहाइड जब भी कभी आपके पास होगा तो ऐसी चीजें आपकी क्या करेंगी, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। बट ये कह रहा है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो भाई हेमी एसिटल देखो कहाँ दिख रहा है, हेमी एसिटल तो मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, और हेमी एसिटल तो इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है लास्ट वाले में। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैंने देखते के साथ ही काट दिए, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं पहली स्टेटमेंट से ही। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आ रहा हूं, तो कह रहा है एसिड हाइड्रोलाइज ऑफ एक्स लीड टू दी लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन। तो भाई ये इनमें से कौन है जो लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन बनाएगा पानी डालने पे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फैक्चुअल सा थिंग कि आपने एनसीईआरटी के अंदर टिपिकली पढ़ा होगा। ये जो बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को जरा पहचानो, थोड़ा सा पहचान करो भाई स्ट्रक्चर्स की। नहीं याद है तो एनसीईआरटी खोलो, चाहे हमेशा मत याद रखो, लेकिन एटलीस्ट पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले तो रट ही लेना, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी आपको डाइसैक्राइड पॉलीसैक्राइड दे रखे हैं। तो जैसे फिलहाल अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी फेमस थिंग, दैट इज योर सुक्रोस। तो ये क्या है, ये आपका सुक्रोस है। सुक्रोस आपको पता है किससे मिलकर बनता है? अल्फा, यू कैन से अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोज से, ये है ना, बीटा डी फ्रक्टोज से, इन दोनों से मिलके बना है। और सुक्रोज के बारे में ये कहानी फेमस है कि अगर सुक्रोज को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं H3+ से, तो ऐसा करने से वो अपने दोनों मोनोमेरिक यूनिट में टूट जाएगा। और अगर मैं ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं, इसमें अगर मैं ऐसी बात करूं कि ये लीवर रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये बहुत फैक्चुअल सी बात है सुक्रोज के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि सुक्रोज स्टार्टिंग में आपके पास, स्टार्टिंग में आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका लीवर रोटेटरी बनता है, ठीक है ना। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका लीवर रोटेटरी बनेगा। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी फैक्चुअल सा थिंग कि थियोरेटिकल सी बात हो गई कि अब आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको ये देखना था, दिस इज सुक्रोस। और सुक्रोस के लिए ये बात फेमस है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि लीवर रोटेटरी सॉल्यूशन बना रहा है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। ओके, सेक्शन नंबर 2 के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है इस सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे और तीनों क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टी करेक्ट होने के चांसेस है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट होगा, जिसमें पार्शियल मार्किंग स्कीम आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त दिखी रही है, आप देख सकते हो आराम से तसल्ली से। और बाद में अगर देखोगे तो आपको उसने ये भी दे रखा है कि मान लो ओनली आपने ए करेक्ट किया, बी करेक्ट किया, डी करेक्ट किया तो कितना होगा, तो ये सब उसने लिखा ही हुआ है। और बाकी अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग कितना है, -2 है। तो ये आप थोड़ा सा जरा स्क्रीन को पॉज करके 2 सेकंड के लिए जो मार्किंग स्कीम है, पार्शियल मार्किंग स्कीम है, उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023 JEE एडवांस क्वेश्चन पेपर एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से भी कहां पे, जो हमारा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक वो दे रखा है। देखो जरा आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Br2, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो कह रहा है इस ये जो आइसोमेरिज्म दिखाएगा बाकी चारों ऑप्शन में से कौन है जो सेम तरह का आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो भाई इसकी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये किस तरह का आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो दिस इज अ फैक्ट, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्लैटिनम 2+ के कॉम्प्लेक्स, पैलेडियम 2+ के कॉम्प्लेक्स और Au2+ के कॉम्प्लेक्स, दे विल ऑलवेज फॉर्म, विदाउट एनी एक्सेप्शन दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो इस बात को कहीं पे अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो भाई ये बात मेरे को एक फैक्चुअल सी पता थी कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से अब अगर देखोगे तो इसके अंदर सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस हो सकता है। एक बार तो ऐसा हो सकता है कि आप इसका क्या कर दो, ये सिस वाला फॉर्म बना लो, और एक बार हो सकता है कि आपका ये इस तरीके से आप इसका क्या कर दो, Br अपोजिट बना दो और अमोनिया अमोनिया अपोजिट बना दो, दैट्स वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो बस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सिस और ट्रांस मतलब ये मॉलिक्यूल किस तरह का आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन कौन है जो नहीं कर सकता है। तो एक एक करके चारों ऑप्शन को अगर पकड़ लें तो पहला ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, वो है आपका प्लैटिनम। फिर से प्लैटिनम दे दिया तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। प्लैटिनम है, प्लैटिनम आपका HCN से जुड़ा हुआ है, HCN से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन आपको पता होगा एक बार में साइमल्टेनियसली 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर से बना लेगा, एक बॉन्ड इधर से बना लेगा। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखोगे तो सिस ही बोलेंगे, इसका ट्रांस संभव नहीं है। जैसे कि अगर थियोरेटिकली मैं बनाने की कोशिश भी करूं और मैं आपसे कहूं बना लो, कैसे, थियोरेटिकली आपसे कोई बोले कि ऐसा बना दो कि इथिलीन डायमीन का एक बॉन्ड यहाँ जा रहा है, एक बॉन्ड यहाँ जा रहा है और HCN HCN यहाँ पर है,
तो भाई ऐसा आप थियोरेटिकली शायद बना लो, लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा बॉन्ड, इतना बड़ा ब्रिजिंग टाइप का बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो जो भी ब्रिजिंग लिगेंड है या फिर बोलो जो भी आपके बाइडेंडेड ट्राइडेंडेड लिगेंड्स हैं, उनका इस तरह से इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनाते हैं कि वो 180 डिग्री के एंगल पे उसके दोनों बॉन्ड्स बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये आप नहीं बनाते हो, अगर आपने थियोरेटिकली बना भी दिया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दैट्स वाई ये तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं शो कर पा रहा। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इज वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसमें भी गलती होने का स्कोप है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगर देखो तो जिंक 2+ आयन है, और जिंक 2+ आयन क्या हो गया, जिंक 2+ आयन तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, 4s0 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जब जब भी आएगा, तब तब जब जब भी आपके पास क्या होगा, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जब भी आएगा, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे आपके पास वीक फील्ड लिगेंड हो, दे विल ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि भाई D10 हो रखा है, पूरे के पूरे सारे डी घिरे हुए हैं, तो इतनी जगह ही नहीं है कि कोई लिगेंड आके अंदर घुस जाए और DsP2 बना ले। हमेशा लिगेंड को बाहर ही बैठना पड़ेगा, और बाहर बैठेगा तो sp3 बना पाएगा। दैट्स व्हाई लिगेंड यहाँ पे sp3 बना पाता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बना पाता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में तो ये बात है भाई कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो कभी भी आपके ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दिखाते ही नहीं है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें तो जस्ट चारों के चारों आपके बॉन्ड्स हैं, वो चारों के चारों आपके इक्विवेलेंट बॉन्ड है ना। और अगर देखोगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दिखाने के लिए जिनको कंपेयर कर रहे हो वो चारों आपके सेम प्लेन पे होने चाहिए, इसमें सेम प्लेन पे नहीं होते हैं। तो इस फैक्ट को अगर नहीं पता है तो इसको भी कहीं पे कोने पे मेंशन करना अपनी कॉपी में कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, ठीक है जी। दूसरा फैक्ट वाइस वर्सा नोट डाउन करो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी पे चलें तो यहाँ पे आपके पास 6 चीजें जुड़ी हुई हैं। 6 चीजें जुड़ी हुई तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके पास यहाँ सिस ट्रांस हो सकता है कि नहीं, ये सोचो। तो इसमें तो हो सकता है, 2 अमोनिया को आप ऐसे करके ट्रांस पे लगा दो, बाकी सबको Cl कर दो, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि 2 अमोनिया को आप ऐसे बराबर बराबर में 90 डिग्री के एंगल पे रख दो इस तरीके से, और बाकी सब Cl कर दो। तो दिस इज द सिस एंड ट्रांस। तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा पा रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा हूँ कौन कौन दिखा पाएगा, और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है क्रोमियम है आपके पास। उस क्रोमियम को उसने जुड़ा हुआ है किसके साथ, क्रोमियम को जुड़ा हुआ है इथिलीन डायमीन के साथ। तो इथिलीन डायमीन तो हमेशा इसी तरह से जुड़ेगा, मतलब इथिलीन डायमीन तो इस तरह से आपका हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो इस तरह से सिस टाइप का बॉन्ड बना पाएगा, मतलब बराबर बराबर में बना पाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इथिलीन डायमीन से आप ऐसा 180 के डिग्री का एंगल बना दो जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। बाकी कौन है, बाकी आपका H2O है और आपका SO4 है, ठीक है। तो SO4 आपका क्या करेगा, SO4 भी आपके 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे क्या होगा, इस वजह से जो आपने SO4 बनाया है, जैसे कि मान लो SO4 ऐसा दिखाऊं ना, तो SO4 जो आप बनाते हो वो आपका क्या है, वो भी ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। तो भाई ये तो फिक्स हो गए, ये तो आप और कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रांस बना लेंगे। तो हुआ क्या, आपका जो पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल यहाँ और यहाँ लग सकता है। एक काम तो ये हो गया, पानी के मॉलिक्यूल ने ट्रांस कर लिया। और एक काम ऐसा हो सकता है कि क्रोमियम के साथ आपने इथिलीन डायमीन का बॉन्ड ऐसा बनाया, ठीक है, और आपने जो SO4 है वो SO4 ऐसा बना दिया, और जो H2O है वो इस तरह से एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे बना दिए। तो ये दोनों H2O आपके 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों H2O आपके 180 डिग्री एंगल पे। दैट्स वाई ये आपका ट्रांस कहला सकता है और ये वाला आपका सिस कहला सकता है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा पाएगा, तो ये नहीं दिखा पाएगा, ठीक है ना। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली। यही दोनों है जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा पाएंगे। This particular question is from JEE Advanced 2023 session, paper 2, and this question is from the section called solid state. तो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा मतलब ये है कि ऐसा भयानक तो नहीं है, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें करनी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सा है। अगर आप करने बैठोगे बकायदा तो समय तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखना जरा क्वेश्चन में क्या क्या है। कह रहा है कि आपके पास क्या है, कोई मेटल X है, एक Y है, एक Z है, तीनों ही मेटल्स FCC बना रहे हैं। तो पहली बात नोट डाउन करने वाली, तीनों के तीनों FCC बना रहे हैं। तो तीनों के लिए अगर मेरे को Z इफेक्टिव यूज करना पड़ा तो Z इफेक्टिव मैं कहीं पे लिख दूं, Z इफेक्टिव तीनों के लिए कितना होगा, आपका 4 होगा। ऐसे कह रहे ना, Z नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। ये आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि XYZ फॉर्म्स FCC यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ दिस, बॉडी सेंटर दिस,
एंड सिंपल प्रिमिटिव। ओके, तीनों का अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तो आपका जो x है उसके बारे में कह रहा है कि x तो बना रहा है आपका क्या, x तो बना रहा है एफसीसी। तो x इसके लिए z इफेक्टिव क्या हो गया, इसके लिए z इफेक्टिव हो गया 4। ठीक है, और y क्या बना रहा है, y बना रहा है आपका बीसीसी। ठीक है, तो ये आपका एफसीसी हो गया, ये बीसीसी हो गया। बीसीसी के हिसाब से इसका z इफेक्टिव कितना हो गया, 2 हो गया। और जो z है वो आपका क्या बना है, सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक, है ना। तो सिंपल क्यूबिक जब आपका बनता है तो ऐसे केस में आपका z इफेक्टिव कितना आता है, 1 आता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैंने इन तीनों का z इफेक्टिव लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है जो एजलन जिसको हम अपने नॉर्मल फॉर्मूलाज में a मानते हैं, ए क्यूब बोलते हैं ना, तो साइड जो होती है क्यूब की, उसको उसने एल एक्स एल वाई एल जेड ऐसा बोला है। और रिलेशनशिप भी दिया है, क्या रिलेशनशिप दिया उसने, कि उसने ऐसा दिया है कि जो रेडियस है एक्स वाई जेड वो आपके इस तरह से रिलेटेड है, कि जो रेडियस x है, रेडियस y है, रेडियस z है, वो इस तरह से रिलेटेड है। और मोलर मासेस ऑफ x y z आर रिलेटेड विद दिस। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो आपको बताने चारों में से कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ x की, y की और z की, और उनको कंपेयर करो कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन सबसे कम है। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या 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 कर सकते हैं, सुनना। सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। तो देखना, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए से चलूं, ऑप्शन ए को मैं चेक करना चाहता हूं, देखिएगा। तो ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करना चाहूं तो ऐसे में मेरे को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा एफसीसी का। आई होप ये तो आपको आता होगा ना, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, जेड इफेक्टिव 4 होगा। तो एफसीसी के अंदर क्या होता है, कोने वाले 8 एटम्स और उसके बाद हर फेस पे एक एक एटम। तो कोने वाले 8 जो होते हैं उनका क्या होगा, उनका आपका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम कैसे लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 8 इंटू 1/8। तो 8 एटम 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन वाले, 6 एटम आपके हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन वाले, तब जाके 4 आता है। तो एक मैंने ऐसे बता दिया। उसी तरह से सिमिलरली बीसीसी का देखो, तो बीसीसी में आपके पास 4 कोने पे एक बीचों बीच जिसका फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है, Z2 हो गया। और जो लास्ट वाला है वो सिंपल प्रिमिटिव, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कोने पे एटम्स होते हैं। दैट्स वाई आप डायरेक्टली कह सकते हो कोने कोने पे एटम्स होंगे, दैट्स वाई 8 इंटू 1/8 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। अच्छा ठीक है, एफसीसी में आपसे कह रहा था, एफसीसी की अगर बात करें तो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए एक सेकेंड, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं बोलूं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, z इफेक्टिव इंटू 4/3 पायर क्यूब। तो z इफेक्टिव तो हो गया इसका 4, 4/3 पायर क्यूब को ऐसे लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। और r क्या होगा, r को मैं rx लिख दूं अभी, क्योंकि मैं x की बात कर रहा हूं। तो rx का क्यूब डिवाइडेड बाई यू कैन से a क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब की जगह पे एल एक्स क्यूब बोल रखा है, मतलब a को उसने क्या बोला है, lx। ठीक है, और ए क्यूब को उसने एल एक्स क्यूब बोल दिया। अच्छा ठीक है, दूसरी बात जो आपको पता है एफसीसी के बारे में, वो क्या पता है, एफसीसी के बारे में एक और बात पता होती है, वो क्या, अगर मैं ऐसे फेस डायगोनल को पकड़ूं, एफसीसी का अगर मैं फेस डायगोनल पकड़ूं, ऐसे करके अगर आपके पास एफसीसी का मैं फेस डायगोनल को पकड़ूं, तो ये फेस डायगोनल पे कौन कौन से एटम्स होंगे, कोने वाला और बीच वाला। ठीक है, और फेस डायगोनल होगा इतना √3 है ना। तो उस तरह से आपके पास एक रिलेशनशिप आता है, क्या, एक रिलेशनशिप आता है जो कि क्या होता है, जो कि होता है 4rx इज इक्वल्स टू √3a, √2a, सॉरी, फेस डायगोनल है ना, बॉडी डायगोनल विल बी √3a, फेस डायगोनल इज √2a। ठीक है, तो √2a। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखना है, lx। तो यहां से ये lx लाके यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस lx को लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, और ऐसा करने से फाइनली अपना आंसर लॉक कर देना। वो जो आपका आंसर आएगा r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, और सॉल्व करने पे दिस विल कम आउट टू बी 0.24 पाई। ठीक है, तो पाई के रिस्पेक्ट में ही निकाल लेता हूं मैं, इतना आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करूं बीसीसी के लिए, अगर मैं सेम काम करूं, तो बीसीसी के लिए अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2 इंटू 4/3 पायर क्यूब, 2 इंटू 4/3 पायर क्यूब डिवाइडेड बाय एल वाई क्यूब। ठीक है, और ये भी क्या है, आर वाई क्यूब। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा बीसीसी के बारे में क्या होता है, बीसीसी में अगर आप देखोगे तो बॉडी डायगोनल पकड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4r इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल दैट इज √3a। √3a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, एल वाई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आर वाई बोल देना इसको, और इस एल वाई को उठा के मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, और आर क्यूब से आर क्यूब काट देना, और काटा पीटी करके फाइनली यू विल गेट कितना, 0.22 पाई। ठीक है, तो ये आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं सिंपल प्रिमिटिव की बात करूं, सिंपल प्रिमिटिव की मतलब तीसरे वाले की, जेड वाले की, तो उसके लिए आपको पता है, उसके लिए जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4/3 पायर क्यूब, नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय एल जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये भी जेड है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है आपको पता है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि आपकी जो कोने कोने वाली बॉल्स होती हैं वो आपस में टच में होती है, ये दोनों आपस में टच में है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू ए, दैट इज नथिंग बट एल जेड। ठीक है, तो 2rz इज इक्वल टू एल जेड, ये आपका तीसरा वाला एक्सप्रेशन है। यहां से एल जेड लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना और फाइनली आर क्यूब से आर क्यूब काट के एक्सप्रेशन लिख देना पाई की टर्म्स में, तो दैट विल कम आउट टू 0.17 पाई, ये आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं तो ऑप्शन ए के हिसाब से अगर देखूं तो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, उसको चेक करोगे तो शायद ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले आ रहा है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्स जो कि आ रहा है 0.24, फिर आ रहा है वाई जो कि आ रहा है 0.22 और फिर आ रहा है जेड जो कि आ रहा है 0.17। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ करना है और भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आ जाता हूं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की कोशिश करता हूं। देखना जरा कैसे करूं। आपको ऑप्शन नंबर बी चेक करना है तो क्या एल वाई और एल जेड के बारे में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखना जरा इसके बारे में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या आपको बता रहा है, पहले उसको पकड़ लेते हैं। आप देखो एक बात आपको ये पता है कि अगर मैं y को मतलब बीसीसी की बात करूं तो बीसीसी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था 4ry इज इक्वल टू √3ly। तो इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ 4ry इज इक्वल टू √3ly। ये तो हो गई ना। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या पता है, जो आपके पास z है उसके बारे में क्या पता है, उसके बारे में ये पता है, क्या पता है 2rz इज इक्वल टू lz। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं और जो वो चाह रहा है वो निकालूं, मतलब डिवाइड कर दो और डिवाइड करके ना आप ये निकालना एल वाई अपॉन एल जेड। तो एल वाई अपॉन एल जेड निकालोगे तो एल वाई अपॉन एल जेड निकालोगे तो ऐसा करने से अच्छा ऐसा करने से क्या आ जाएगा, ऐसा करने से आ जाएगा 4ry डिवाइडेड बाई यू कैन से √3 2rz, ये आ जाएगा। और आपको पता है जो rz है, इस rz को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ r बाय। ठीक है ना, तो rz को ry के टर्म्स में अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डाल देना, ry को rz को यहाँ पे डाल देना, तो rz की जगह चाहे तो मैं डाल के दिखाता हूँ, देखो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और। ये 4ry इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 2 इंटू यू कैन से √3/2 और आर वाई से आर वाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4/3। तो ये आपके पास 4/3 आ रहा है। अगर 4/3 आ रहा है तो ये इससे क्या जस्टिफाई हुआ, इससे ये जस्टिफाई हुआ कि एल वाई ज्यादा है और एल जेड आपका कम है, ये जस्टिफाई हुआ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही आ रहा है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम काम करके जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी में किया। ठीक है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। देखो ये जो मैंने किया था ये तो क्या था, ये तो बीसीसी था, ये मैंने सिंपल प्रिमिटिव से उठाई थी ये वाली बात। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एल एक्स और एल वाई को आपस में कंपेयर करना है। तो एल एक्स और एल वाई को अगर आपस में कंपेयर करना है तो हो जाएगा, देखो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूं तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए फिर से वैसे ही कुछ लिखूं जैसा ऊपर लिखा था कि भाई आपके पास पता है जो x है वो क्या है, वो एफसीसी है। एफसीसी के हिसाब से होगा 4rx इज इक्वल टू कितना होगा, √2l x होगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या पता है, दूसरा इक्वेशन पता है 4ry इज इक्वल टू क्या है, √3ly। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया था 4ry इज इक्वल टू √3ly, ये आपको दूसरी इक्वेशन मैंने बताई थी। दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा lx अपॉन ly, दैट विल बी इक्वल टू कितना, √3rx अपॉन यू कैन से, और ये भी सब्स्टिट्यूट कर देना, ry को सब्स्टिट्यूट कर देना कितना, 8/√3x। ठीक है, तो 8/√3x अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो दिस विल गिव यू √2 इंटू 8/√3rx, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फाइनली आपका सब कुछ काटा पीटी करके √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बन जाएगा 3r√2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या जस्टिफाई हुआ, यहाँ से ये जस्टिफाई हुआ कि एल एक्स छोटा है और एल वाई ज्यादा है, जिसके हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ये गलत आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लास्ट अगर मैं देखूं तो डेंसिटीज और आपको कंपेयर करनी है लास्ट ऑप्शन में, तो एक लास्ट ऑप्शन और रह गया, जल्दी से जरा उससे भी कर लेते हैं, देखना। तो लास्ट ऑप्शन में क्या करें, डेंसिटीज और कंपेयर करो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता था dx इज इक्वल्स टू क्या होता था, इज इक्वल्स टू होता z इफेक्टिव, वो होगा 4 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ या फिर मोलर मास ऑफ x दैट इज mx डिवाइडेड बाय यू कैन से ए क्यूब एल क्यूब
LX क्यूब ना, तो LX को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा लिख दूं क्या, LX को यहाँ से, LX में यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो LX को मैं क्या लिख दूं, इसको लिख दूं मैं 4RX बाय रूट 2 का क्यूब, ऐसा लिख दिया मैंने, सीधा यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, एवोगैड्रो नंबर Na, ऐसा लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सुनना, दूसरी बात क्या कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से डी वाई की बात करूं, डी वाई कंपेयर करना ना मेरे को, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × मोलर मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय यू कैन से एल क्यूब ऑफ वाई, एल क्यूब ऑफ वाई, वाई का आप याद करो क्या होता था, वाई का मैंने लिखा था 4RY इज इक्वल टू √3 LY, तो LY की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 4RY बाय √3 का क्यूब, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, एक्चुअली में क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। अच्छा रेशियो निकालते वक्त इन दोनों का इनका भी आपस में रिलेशनशिप दे रखा है, mx और my का, ठीक है, mx और my का रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। वो क्या दे रखा है, अगर मैं mx अपॉन my करूं, या फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा mx अपॉन my इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ। तो mx अपॉन my इज इक्वल टू हाफ, और यू कैन से my इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mx, तो my की जगह पे आप ट्वाइस ऑफ mx सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फिर दोनों को जब डिवाइड करोगे तो mx कट जाएगा, काफी चीजें कट जाएंगी, और आपका फाइनली यहाँ पे क्या होगा, dx बाय dy आपके पास आ जाएगा। तो dx बाय dy विल कम आउट टू बी 256 बाय √2, ऐसा आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ से क्या जस्टिफाई होता है कि dx ज्यादा है और dy आपका कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट होता है, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। दैट्स वाई बहुत मेहनत करने के बाद, काफी कुछ टाइम कंज्यूमिंग तो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, काफी मेहनत करने के बाद ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आंसर विल बी ए बी डी ओनली। नमस्कार, वेलकम टू कैम शिक्षा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2023 जे एडवांस पेपर 2। तो इसके ये दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे को एसिड क्लोराइड दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी तो खैर मिक्सचर है, काफी कुछ पूछने की कोशिश करी है उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है KMnO4 से रिएक्शन कराया, तो भाई अगर आपके पास बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन, मतलब जैसे ये है, अगर उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे दो है, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन होगा, ये पूरा सेक्शन आपका COH बन जाता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, लेट्स से CH3 CH3 CH3, तो उसका ऑक्सीडेशन होकर COH नहीं बनता है। इस हिसाब से ये वाला सेक्शन COH नहीं बनाएगा, बट ये वाला सेक्शन COH बना देगा। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो फाइनली आपके पास जो पी प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, पी प्रोडक्ट ऐसा आएगा कि आपके पास बेंजीन है, उस बेंजीन में ये ऊपर वाला सेक्शन तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाला सेक्शन ऑक्सीडाइज हो गया। बेसिक मीडियम में कह रहा है तो पहले CO- बनेगा, बट फिर आपने पानी डाल दिया, तो फाइनली पानी डालने के बाद तो COH हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये तो मेरा ओरली ही सॉल्व हो जाता है, पहला चीज तो दैट इज पी, पी तो मेरा ओरली सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आता है आपका बी, बी को चेक कर लेते हैं। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है आपसे कि आपने NaOH और H2O से रिएक्शन कराया, मतलब यहाँ पे क्या कराना चाह रहा है, ये जो एस्टर है ना, इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस और इस एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। बेसिक मीडियम में अगर दोनों में से किसी का भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, मतलब CO- बनाएंगे, ये दोनों के दोनों ही CO- आयन बनाएंगे, क्योंकि भाई एस्टर में पानी डालोगे तो भी एसिड बनता है, एसिड क्लोराइड में पानी डालोगे तो भी एसिड बनता है। और फाइनली अगर आप क्या करते हो, फाइनली अगर आप इसमें H3O+ डाल दो, तो जो कि उसने बाद में डाल रखा है, तो उससे COH हो जाएगा, COH हो जाएगा। तो ये हो गया आपका Q, ठीक है, तो ये आपका Q हो गया, यहाँ पे मेंशन कर दो, दिस इज Q, ठीक है। अच्छा अगले पे चलते हैं, अगला आपका आर है। आर के बारे में क्या कहता है, कहता है कि आपने फिर से हाइड्रोलिसिस कराया, अच्छा ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने तो एसिड बन जाएगा, और सीएन का हाइड्रोलिसिस कराने पे भी ऑलवेज एसिड ही बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा, ये हो जाएगा पूरा एसिड, और ये सेक्शन हो जाएगा क्या, C+O देन CH2 देन COH, ये बन जाएगा। बाकी मैं साइड प्रोडक्ट को थोड़ा नेग्लेक्ट मार रहा हूँ, हो सकता है उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, वैसे तो आर यही है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट MEOH होगा। सिमिलरली यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे भी ये MEOH साइड प्रोडक्ट बनेगा, साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, बट मेन प्रोडक्ट मुझे लगता है, फिर भी मेरा को स्ट्रांगली बिलीव है वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन मेजर प्रोडक्ट तो आपका यही है। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, कह रहा है MG ड्राई ईथर से आपने रिएक्शन कराया। MG ड्राई ईथर देखो नीचे का जो आपने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसको तो छेड़ नहीं पाएगा, वो तो एज इट इज रहेगा, जिसकी वजह से पहली बार MG डालने पे तो ये बन गया।
फिर उसके बाद आपसे क्या करा है, CO2 से रिएक्शन करा दिया। आपको याद होगा CO2 से अगर रिएक्शन करते थे तो ऐसे में यहां से ये जाके अटैक मारता था इस पे, और फॉलोड बाय पानी वानी डालने के बाद, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनली आपके पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। तो ऐसा करने पे ये बेंजीन यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे आपके पानी डाल दिया ना लास्ट में, ये पानी डाल दिया। इस पानी के डालने की वजह से लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये वापस से C डबल बॉन्ड H हो जाएगा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेक्शन दैट इज, यू कैन से दिस इज योर S, ये है ना। तो कह रहा है देन H3O प्लस अमोनिकल AgNO3, ये डाला हुआ है अमोनिकल AgNO3, फिर उसके बाद आपने फाइनली इसमें भी H3O प्लस डाला हुआ है। ओके ओके, तो अमोनिकल AgNO3 तो एक तरह से क्या हो गया, वो तो आपका टॉलेंस रिएजेंट हो गया ना। टॉलेंस रिएजेंट तो क्या कर देगा, टॉलेंस रिएजेंट तो ये जो एल्डिहाइड बन रहा है फाइनली इस एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी COH बना देगा, ठीक है, फॉलोड बाय H3O प्लस तो दे ही रखा है। तो ये बन जाएगा, दिस शुड बी योर S, ये S होना चाहिए। अब जरा पढ़ते हैं एक एक करके ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक काम और नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखो ये ना इसने H2CrO4 और डाला हुआ है, मैंने H2CrO4 नहीं डाला, तो इसको अभी डब्बे में नहीं डालते, इसको मत डालो, इसको R मत बोलो। फाइनली इसमें क्या कर रखा है, फाइनली इसमें इसने एक और काम कर रखा है, इसमें इसने डाल रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यहां से तोड़ देगा। वैसे तो देखो कीटोन्स इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एरोमेटिक कीटोन्स हो ना तो उनको तोड़ देना, उनको तोड़ के बेंजोइक एसिड टाइप बना दिया करो। तो एरोमेटिक वालों को तोड़ देना, उसके अलावा और किसी कीटोन को मत तोड़ा करो। इस वजह से यहाँ पे COH आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक कार्बन छोड़ के फिर यहाँ पे भी COH है, ये आ रहा है, दिस शुड बी और R, ये R होना चाहिए। तो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है। देखना जरा, ऐसा तो जेई बहुत बार करता है। देखो इसने क्या करा, पॉलीमर वाला चैप्टर यूज करके ऑर्गेनिक सॉल्व करवाया, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट कर दिया पॉलीमर वाले चैप्टर से। तो पॉलीमर वाले चैप्टर के ये डेक्रॉन्स हो गया, ग्लिप्टल हो गया, ये ना आपको इनके मोनोमर्स याद होने चाहिए। तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में लिखे हुए कम से कम उतना तो याद कर ही लो। वैसे तो खैर फॉरेन टेक्स्ट उठाओगे या कोई और दूसरी कॉम्पिटेटिव बुक्स उठाओगे तो उसमें और भी बहुत सारे पॉलीमर्स दे रखे होते हैं, बट एटलीस्ट आप एनसीईआरटी तो याद रखो। जैसे डेक्रॉन की अगर बात करो तो डेक्रॉन किस किस से मिलकर बनता है, डेक्रॉन पॉलीमर वो बनता है इथिलीन ग्लाइकोल से। इथिलीन ग्लाइकोल इज दिस थिंग, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल से, और बनता है किसको मिला के, टरथेलिक एसिड को। टरथेलिक एसिड क्या होता है, ऊपर और नीचे पैरा पोजीशन पे COH COH, इनको मिला के बनता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या है, ग्लिप्टल भी इससे मिलता जुलता ही है। ग्लिप्टल ग्लिप्टल भी इसके मिलता जुलता ही है। वहां पे भी क्या, वहां पे भी CH2OH मतलब इथिलीन ग्लाइकोल तो जरूरत पड़ती है। और साथ के साथ लेकिन इसमें क्या जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है आपको यू कैन से थैलिक एसिड की। थैलिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे COH COH, ये। तो देखना जरा, आपको वो कहता है कि P और Q, P क्या डेक्रॉन बनाने में काम आएगा, तो यहाँ पे COH तो हुआ ही नहीं, तो ये डेक्रॉन बनाने में काम आ ही नहीं रहा। और ग्लिप्टल भी एक बार चेक कर लो, क्या ये ग्लिप्टल बनाने में काम आएगा, नहीं भाई, इसमें तो आपके पास एक पोजीशन छोड़ के मेटा वाले हैं, हमें तो ऑर्थो वाला चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों को चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है PQRR डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो P तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, तो इसे भी काट दो, ये भी हमारा आंसर नहीं है। देन कह रहा कंपाउंड Q एंड R आर द सेम। Q क्या था, मेटा पोजीशन पे 2 COH, Q क्या था, मेटा पोजीशन पे 2 COH, और R भी था आपका मेटा पोजीशन पे 2 COH, तो ये सही है, ये ऑप्शन मेरे को सही लगा। R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। R कहाँ है, R ये, R एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता है भाई। एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए पहले तो एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं कर सकता। और फिर S डज नॉट अंडरगो कैनिजार रिएक्शन, एस कैनिजार रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैनिजार रिएक्शन क्या दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, जो इसने बोला वो बात तो सही है, जिसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो है इंटीजर टाइप, नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर्स आपके पास आएंगे। 6 क्वेश्चन इस प्रकार के दे रखे हैं, सही किया तो +4, नहीं किया मतलब गलत किया तो आपका 0 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें गलत पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अच्छा, आपसे क्या क्या रखा है, H2S के 5 मोल रिएक्टेड कंप्लीटली विद एसिडिफाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज x एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज y। तो देन x प्लस वाई इज कितना, ओके ओके, देन x प्लस वाई इज कितना, ओके। आसान है, तो सुनो जरा, आसान है क्या, सिंपल, आप क्या करो, रिएक्शन लिखो।
रिएक्शन लिखो, आपसे क्या क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है KMnO4 है, तो KMnO4 में क्या चीज होगी, KMnO4 में MnO4 माइनस यूनिट होगी, वो किससे रिएक्ट कर रही है, वो एलिमेंटल H2S से रिएक्ट कर रही है और उसे एलिमेंटल सल्फर बना रही होगी। ठीक है, H2S से रिएक्ट करता है और ये टिपिकल रिएक्शन है, एलिमेंटल सल्फर बनता है, ये आपने डी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, और ये एसिडिफाइड मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई KMnO4 Mn2+ आयन में कन्वर्ट होगा। तो सिंपली जैसे आप बैलेंसिंग करते हो ना, बैलेंसिंग कर लो पहले तो इसकी, बैलेंसिंग कर लो एसिडिक मीडियम में। बैलेंसिंग करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जबकि इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना, -2, इसका कितना 0। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। चेंज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चेंज को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ 5 से और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पता लग गया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लेना और कितने इलेक्ट्रॉन का देना चल रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन का। दैट्स वाई मेरे पास वाई तो आ गया, वाई तो मेरे को यहीं से मिल गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो x निकालना था, y निकालना था, y मिल गया मेरे को। अब x निकालने के लिए मेरे को क्या है, थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलो बैलेंसिंग पूरी करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है वैसे। तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया MnO4 माइनस, और 5 मैंने यहाँ लगा दिया 5H2S। दिस विल गिव यू क्या, दिस विल गिव यू कितना, 5 सल्फर, एलिमेंटल सल्फर प्लस 2 Mn2+ आयन, ये हो गया। उसके बाद क्या होता था, जब आपके पास एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते थे अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते थे। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या, 2 4 जा 8, 8 है, तो दैट्स व्हाई 8 पानी डाल दिया। तो जितनी भी ऑक्सीजन की कमी है उतना पानी डाल दो। उसके बाद क्या, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, जितने भी हाइड्रोजन की कमी दिखे उतने H+ आयन डाल दो। तो यहाँ पे कितने, 8 2 जा कितना, 8 2 जा 16, 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 5 2 जा 10, 10 यहाँ पे है, तो इसका मतलब मेरे को 6 H+ आयन यहाँ पे और डालने पड़ेंगे। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है। तो देखो बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा, उसने बोला अगर इसके 5 मोल लूं, अगर इसके 5 मोल लूं तो आपके एक्स क्या है, एक्स है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो पानी कितना आएगा, तो पानी कितना बनेगा, 8 मोल्स। तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया आपका 8। तो आंसर क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है एक्स प्लस वाई बता दो, मतलब आपसे कह रहे हैं 8 + 10 बता दो, दैट इज नथिंग बट 18। तो आंसर तो फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 18, 18 आना चाहिए। This particular question is from JEE Advanced 2023 session, and this question is from the section called chemical bonding as well as from coordination chemistry। तो कुछ उसने chemical bonding के और कुछ coordination chemistry के एग्जांपल्स दे दिए हैं, कह रहे सबको चेक करो इनमें से कौन कौन है जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जहां जहां लग रहा होगा, जो नॉर्मल से क्वेश्चन है जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं लग रहा है, उसमें तो क्या करो, उसमें तो स्टेरिक फैक्टर निकाल लेना। स्टेरिक फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पकड़ो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं वो पकड़ना, और जो मोनोवेलेंट एटम पकड़ लो, कितने मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट कौन होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होता है, वो ऐसे कितने साइड एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनको पकड़ लेना। फिर उसके बाद प्लस दी नेगेटिव चार्जेस, जितना भी नेगेटिव चार्ज ओवरऑल ऊपर दे रखा हो उतना प्लस कर देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो ओवरऑल उतना माइनस कर देना, और इस पूरे को डिवाइड कर देना किससे, पूरे को डिवाइड कर देना 2 से। ऐसा करने पे यहाँ से स्टेट फैक्टर आ जाएगा, उस स्टेट फैक्टर की जो वैल्यू आएगी उससे पता लग जाएगा हाइब्रिडेशन क्या है, शेप ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो वैल्यू अगर 4 आ जाती है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। ठीक है ना, तो वैल्यू अगर 4 आ जाएगी तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। तो बड़ी मेहनत लगेगी, काफी सारी चीज दे रखी है, फटाफट फटाफट करते चलते हैं। i3+ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है i3+। i3+ की अगर बात करूं तो यहाँ पे इसको कैसा मानो, जैसे कि एक सेंट्रल आई होगा और 2 आई उसके आसपास जुड़े हुए हैं, इसको ऐसा मान के चलो। तो इसमें अगर कैलकुलेशन करूंगा तो क्या सेंट्रल एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट है 7। ठीक है, और आसपास कितना, आसपास इसके मोनोवेलेंट कितना जुड़े हुए, 2। और मैंने बोला था जितना पॉजिटिव लिखा होता है उतना क्या कर देते हैं, उतना माइनस कर देते हैं, -1 / 2। तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा 8/2, दैट इज नथिंग बट 4। और अगर 4 आया तो हमारा आंसर सही है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसको मार्क कर लेता हूँ, दिस इज योर आंसर, sp3 हाइब्रिडाइज तो आ रहा है। अगले पे चलते हैं, अगला क्या है, SiO4 4-। ठीक है, SiO4 4-, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मान लो आपके पास है SiO4 4-। तो इसमें सिलिकन है, सिलिकन कार्बन फैमिली में होता है, दैट्स व्हाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4। मोनोवेलेंट तो इसके पास कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट थोड़ा ना होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होती है, तो मोनोवेलेंट तो है ही नहीं, तो मोनोवेलेंट तो जोड़ना ही नहीं है। और ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना एड अप कर देते हैं, /2 कर देते हैं, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 4। 4 के हिसाब से दिस इज आल्सो sp3, दैट्स व्हाई ये भी हमारा आंसर है। जो जो आंसर आ रहा है उसे मैं मार्क करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। अगले पे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका SO2 Cl2।
ठीक है। तो अगला क्या है आपका SO2Cl2। तो अगर मैं SO2Cl2 को पकड़ूं तो ये क्या होगा, इसमें देखो तो ये क्या है, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने ऑक्सीजन के पास होते हैं, मतलब 6। साइड एलिमेंट कितने हैं, साइड एलिमेंट जो कि मोनोवेलेंट हो, तो क्लोरीन मोनोवेलेंट है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, तो इसलिए जितने भी मोनोवेलेंट एटम है उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दिस विल गिव यू 4। 4 के हिसाब से इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो भाई ये भी sp3 आ गया। अभी तक तो सारे ही sp3 आ रहे हैं, ये भी sp3 आ गया। अगले पे आता हूँ, अगला क्या है, अगला है आपका जेनन। जेनन F4, जेनन F2 सॉरी, जेनन F2 कह रहा है, तो जेनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, उसके पास मोनोवेलेंट है 2, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू 5। 5 के हिसाब से तो ये sp3 नहीं है, बल्कि ये तो sp3d होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, इसको क्रॉस मार दिया मैंने, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, थोड़ी जगह बचाते हैं, हो सकता है मेरे को वहां ज्यादा जरूरत पड़े जगह की। देख लेते हैं SF4। SF4 की बात करूं तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्लस मोनोवेलेंट कितना, 4, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू कितना, 5। 5 के हिसाब से ये भी हमारा आंसर नहीं, ये तो sp3d हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसको भी काट दो। ClF3 पे आ जाते हैं। ClF3 पे अगर आता हूं तो क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 3/2 करके ये तो फिर से 5 आ गया, 5 आ गया, तो ये sp3d है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, अब पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसको, देखना जेनन O2F2 को, इसको और इसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले ये दोनों, ये और ये, इनको मैं बाद में चेक करूंगा, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो XeO2F2, इसको देखूं तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 2/2। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट होता नहीं है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 2/2, दिस विल गिव यू अगेन 5, जिसकी वजह से दिस विल बी क्या, दिस विल बी sp3d, ये भी sp3 नहीं है। अगला कौन है, अगला है जेनन F4। जेनन F4 की अगर बात करूं तो दिस विल बी 8 प्लस 4/2। 8 प्लस 4/2 कितना हो गया, 8 9 10 11 12, 12/2, 12/2 मतलब 6, 6 का मतलब तो हो गया ये sp3d2। तो ये भी आपका क्या है, sp3 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। SOCl2, SOCl2 की अगर बात करो तो SOCl2, सल्फर क्या है, सल्फर है आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट है 2, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव कितना, 8/2, 8/2 इज 4, 4 है, तो ये हमारा आंसर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जो जो आंसर्स हैं उनको हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब कौन कौन बचा, प्लैटिनम वाला बचा और एक आपका निकल वाला बचा। अच्छा, प्लैटिनम के लिए तो वैसे चाहो तो फैक्ट लिख लेना हमेशा के लिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप हमेशा याद रख लेना, प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+, और गोल्ड 2+, ये अगर आपको कभी भी कहीं पे दिखें तो दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये दे विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर बनाने के हिसाब से दे आर ऑलवेज DsP2, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है या फिर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्लैटिनम वाला भी नहीं है, निकल वाला हमारा आंसर होगा। निकल वाला एक स्पेशल केस पढ़ते थे, आपको याद होगा, निकल CO4, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जिसके हिसाब से निकल क्या है, निकल 28 नंबर पे आता है, 28 नंबर के हिसाब से क्या हो गया, 4s2 3d8, ऐसा हो गया ना, तो ये 4s2 3d8 है। तो ये कुछ कैसा सा दिखेगा, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 4s यहाँ बना दिया, तो ये 4s बेटा, ये 3d है, ठीक है। आगे 4p होगा जो खाली पड़ा है, ये 4p है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए हैं, 4s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है। तब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO आता है, कार्बोनिल आता है, तो ये इन सबको पेयर कराता है, तो पेयर करा देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसको इसमें पेयर करा देगा, इसको उठा के यहाँ फेंक देगा और इसको इसके साथ पेयर करा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि ये सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। ये तो पहले से पेयर थे ही, ये 3 तो पहले से पेयर थे, ये दोनों भी पेयर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये दोनों भी पेयर हो गए। अब बचा बाहर वाले जो आपके ये बचे हुए हैं, इनके अंदर जाके कौन बैठ जाएगा, इनके अंदर जाके लिगेंड बैठ जाएगा, तो आपको 4 लिगेंड लगाने, एक लिगेंड यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट लगाऊं तो दिस विल गिव यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसके हिसाब से ये भी हमारा आंसर होगा। तो हमारे आंसर में कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे आ रहे हैं जो कि एक्चुअली में आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 5। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो मान के चलो कि आपके फुल नंबर आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, 5। This particular question is from JEE Advanced 2023 session, paper 2, and this question is from P block.
ये एक्चुअली में जितने भी ये लिखे हुए ना 1 2 3 4 5 पांचों स्ट्रक्चर जो लिखे हुए हैं, पांचों स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ब्रोमीन वाला स्ट्रक्चर याद करो, तो ब्रोमीन वाला स्ट्रक्चर कैसे होता था, 3 ब्रोमीन होते थे और हर कोई डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, ऐसे होके डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। ये एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में जहां पे रेडॉक्स वाला चैप्टर दे रखा है ना, वहां पे ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये वाला भी और C3O2 का भी। C3O2 का याद करो, C3O2 का कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो यहाँ, डबल बॉन्ड हो यहाँ, ऐसे होता था। ठीक है, और याद करो, ये OF2 तो पानी की तरह होगा, जैसे OH H2 होता है उस तरह से F2O, तो बस पानी की तरह इसका मॉलिक्यूल ऐसे बना दो। ये दोनों के दोनों थायोनिक एसिड सीरीज हैं। थायोनिक एसिड सीरीज में आप याद करो कैसे होता था, ऐसा होता था कि आपके पास सल्फर होता था, मतलब जैसे H2SO4 होता ना, उसके जैसा मॉलिक्यूल बना लो, तो ये H2SO4 टाइप का बन गया। अब इसमें बीच में क्या, सल्फर सल्फर के लिंकेजेस दिखा के और दोनों तरफ सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ भी H2SO4 जैसा एंडिंग दे देना इसको, तो ये बन गया। तो ये बन गया आपका ये वाला। और अगर एक और सल्फर बीच में डाल दिया, 5 सल्फर है तो बस एक और सल्फर डाल दो, तो ये दिस विल बी एस 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 डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, तो ये थायनिक एसिड सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एग्जिबिट इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है, जब कोई ए एलिमेंट बैठा है, उसके इधर भी ए से जुड़ा है, उसके इधर भी ए से जुड़ा है, मतलब जब तक वो किसी दूसरे एलिमेंट से बी एलिमेंट से जुड़ेगा नहीं, तब तक उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब तक वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन देखो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो दैट्स वाई इनके अंदर तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन इस कार्बन को अगर आप देखो, तो ये कार्बन क्या है, इधर और इधर दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, सिमिलरली इस सल्फर को देखो, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। इस सल्फर को देखो तो ये भी दोनों तरफ सल्फर से जुड़ा है, दैट्स वाई ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बात करोगे तो ये भी दोनों तरफ से सल्फर से जुड़ा है, ये भी दोनों तरफ से सल्फर से जुड़ा है, ये भी दोनों तरफ से सल्फर से जुड़ा है, ये सब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 6। This particular question is from JEE Advanced 2023 session paper 2 and this question is from the section called atomic structure। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखें जरा, कह रहा है हीलियम प्लस है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑर्बिटल रेडियस इतना पिकोमीटर टू इतना पिकोमीटर। तो जैसे आपको पता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं, तो मान लो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा, तो उसने रेडियस आपको बता दिया, सीधे सीधे नहीं बता रहा कौन सी सेल से कौन सी शेल पे जंप मारे, ये नहीं बता रहा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। ये 105.8 और 26.45, इसके हिसाब से आपको क्या है, N1 N2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपको याद होगा फॉर्मूला होता था क्या, फॉर्मूला होता था आपका रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसा फॉर्मूला होता था। और एंगस्ट्रॉम में अगर निकालना है तो ऐसे में आर नॉट की वैल्यू कितना डालते थे, 0.529, ये डालते थे ना। तो इस तरीके से अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे शायद दे भी रखा होगा। अच्छा, दे भी रखा, देखो इसने क्या 52.9 दे रखा, अगर पिकोमीटर में निकालना तो सीधा आप पिकोमीटर वाले लिख लो, लिख लो सीधा पिकोमीटर वाले लिख लो। तो अगर आपको ये पिकोमीटर में निकालना है तो इस आर को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 52.9 ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बस मेरे हिसाब से तो बड़ा इजी है। यहाँ पे आप क्या एक बार 105.8 रखो, एक बार क्या 26.45 रखो, और यहाँ पे हीलियम की बात चल रही है, दैट्स वाई जेड कितना रखना, जेड आप 2 रखना। ठीक है, और यहाँ से N1 N2 निकाल देना। ठीक है, तो इस तरह से 2 इक्वेशन बना के आपके N1 N2 आ जाएंगे। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 105.8 इज इक्वल टू 52.9 इंटू N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू कैन से 2। ठीक है, और सिमिलर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 26.45 इज इक्वल टू 52.9 इंटू N2 का स्क्वायर बाय कितना, आपका 2। ठीक है, यहां से आ जाएगा N1 जो कि आ जाएगा कितना, 2, और यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा N2 जो कि आ जाएगा 1। तो थोड़ी मेहनत करना, ये आप सॉल्व अपने आप से करना। ठीक है, N2 N1 हमें मिल गया, तो अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप मार रहा है, सेकंड शेल से पहली शेल पे जंप मार रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से पहली शेल पे जंप मारेगा तो हमने रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। आपको याद होगा ना, ऐसा ऐसा पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड का स्क्वायर, जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, बट इस बात को याद रखना कि ऑलवेज N2 आपका बड़ा वाला होगा और N1 छोटा वाला होगा।
ठीक है, या फिर जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कौन है, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर n1 बड़ा है n2 छोटा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n1 और यहाँ लिख रहा हूँ n2। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, यहाँ बड़ा वाला n रखना है, यहाँ पे छोटा वाला n रखना है। ठीक है, तो अगर ये मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ और इसको किस में निकालना है आंसर, आंसर आपको नैनोमीटर में निकालना है। मैं आपको मीटर में निकाल देता हूँ, फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू, अगर आपको मीटर में निकालना है तो सीधा सीधा 10⁻7 ही रख दिया करो मीटर्स में। अगर मीटर में आंसर निकालना है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻7 रख दिया करो। ठीक है, अच्छा उसने दे रखी है, उसने क्या दे रखा है, 2.2 इंटू 10⁻8 आपको रखना होगा। ओके, कोई बात नहीं, रहने दो, आप 10⁻7 ही रख लो, 10⁻7 रखो, आएगा आंसर। और 2 की पावर 2 कर देना, और यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे कर देना 1/n2 का स्क्वायर, n2 कितना है 1, तो 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻7 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये कैसे 3/4। ठीक है, तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा कितना आ गया, लेमडा आ गया आपके पास, कितना लेमडा आ गया आपके पास, सॉरी 1/λ आ गया आपके पास, 1/λ आ गया 3 इंटू 10⁻7, ऐसा आ गया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो ये कैन से 1/λ विल कम आउट टू बी कितना, सॉल्व करने पे यहाँ से अगर लैम्डा सॉल्व कर दो सीधा, तो रेसिप्रोकल निकाल देना इसका और लैम्डा सॉल्व कर देना, तो लैम्डा विल कम आउट टू बी कितना, 0.333 इंटू 10⁻7 मीटर्स। ठीक है, और उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 33.3 इंटू 10⁻9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा विल कम आउट टू बी 33.3 नैनोमीटर। तो भाई मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस लिया है, मैंने ये जो आपका सीधा सीधा मैंने क्या कर दिया, मैंने ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सीधा मैंने 10⁻7 ले ली ना, ये थोड़ा मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो आप इसको थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यूज लोगे, जैसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितना 109677 लेते थे सेंटीमीटर्स इनवर्स में, आपको याद होगा ना, सेंटीमीटर्स में ऐसे लेते थे। तो अगर आप ये वैल्यू लेके चलोगे तो आपको ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो जब सही से कैलकुलेशंस करोगे, थोड़ी करके देखना, थोड़ी मेहनत करना, मैंने जो करा उससे तो रफली तो इतना आ रहा है, वैसे सही कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर मैच करेगा, जो ये चाह रहा है वो 30.3 के आसपास आ जाएगा, जो नियरेस्ट इंटीजर अगर देखोगे तो आंसर विल बी 30। तो 30 नैनोमीटर आपका आंसर आना चाहिए। तो भाई देख लेना थोड़ा सा, ये जो मैंने जुगाड़ लगाया है, ये थोड़ा सा आप ऑथेंटिक वैल्यू रखना, ऑथेंटिक वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन करने में 30 नैनोमीटर आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 30। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023 JEE एडवांस पेपर 2। क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कोई यूरिया का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, जिसकी डेंसिटी पता है, जिसकी मोलालिटी पता है, 50 ml है, ये पता है। फिर कह रहा है कोई दूसरा सॉल्यूशन है यूरिया का, जो कि जिसका वॉल्यूम पता है, जिसके ग्राम्स पता है। बोथ सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, दोनों को सेम सॉल्वेंट में, मान लो पानी में डाला है तो दोनों को पानी में डाला है। द ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा इन टॉर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, कितना होगा ये बताना है। बाकी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है यूरिया का, वो 60 दे रखा है। गैस कांस्टेंट आर अगर यूज करना पड़े टॉर में तो वो 62 दे रखा है। बाकी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 दे रखा है, जो इंडिकेट करता है आपके पास आपको क्या, कि एक आइडियल मिक्सचर बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये भी आपको दर्शाता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो उसके हिसाब से आप क्या करो, क्वेश्चन आसान है वैसे, ज्यादा भयानक नहीं है। तो ये आपसे कह क्या रहा है, ये आपसे सिंपली बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास दो सोल्यूशन है। लेट्स से दिस इज सोल्यूशन नंबर 1 एंड दिस इज सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 2 के 2 की कैलकुलेशन तो थोड़ी आसान लग रही है, क्योंकि भाई देखो आपको क्या दे रखा है, आपको वेट दे रखा है 250 ml दे रखा है। तो वेट के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स, अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास जो कि है 0.06 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि है 60, तो मेरे को N2 मतलब दूसरे वाले नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, जो कि है 0.001 मोल्स। तो एक मेरे को एक मोल्स तो मिल गए। ठीक है, दूसरे के मोल्स निकालने के लिए, जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसके मोल्स निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि दे रखा है 0.2 मोलल। अच्छा 0.2 मोलल, मोलालिटी अगर 0.2 दे रखी है, तो इस बात को ऐसे क्रैक कर सकता हूं कि 0.2 मोल्स पड़े होंगे कितने के अंदर, आपके ये कैसे 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम। अगर सॉल्वेंट के 1000 ग्राम तो सॉल्यूट के कितने ग्राम, तो ये आपको थोड़ा सा ये निकालना पड़ेगा भाई। सॉल्यूट का वेट अगर आपको निकालना हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट, WB से रिप्रेजेंट करता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट को, वो अगर निकालना हो तो 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना ग्राम आपके पास ये हो गया। तो WA कितना है, WA मैंने माना हुआ है अभी कितना 1000, तो WA इतना हो गया। तो W ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, W ऑफ सोल्यूशन हो गया दिस प्लस दिस, दैट इज नथिंग बट विल कम आउट टू बी कितना 1012 ग्राम्स। तो ये आ गया मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूशन।
तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से अब मेरे को जाना किधर को है, मेरे को निकालना क्या था एक्चुअली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन वन। पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसको निकालने के लिए डेंसिटी का थोड़ा सा हेल्प और दे रखा है। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता है, जो कि कितना दे रखा है, 1.012 ग्राम पर एमएल। अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, मानते हो ये बात। अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ओवर डेंसिटी। तो मास कितना, 1012 डिवाइडेड बाय यू कैन से 1.012, सीधा सीधा कट रहा है, ये तो आराम से इतना एमएल आ गया, और ये कट पिट के कितना 1000 एमएल ही आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1000 एमएल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे को इतनी कहानी करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद क्या पता चला, ये पता चला कि अगर मैं क्या लेता हूँ, 1000 ml लेता हूँ सॉल्यूशन, तो उसमें 0.2 मोल्स पड़े होते हैं सॉल्यूट के, जो कि मैं इनिशियली लेके चला था 0.2 मोल्स। तो ये 0.2 मोल्स कितने एमएल में है वो निकाल लिया मैंने, 1000 एमएल में है। तो 50 एमएल में कितने होंगे, मेरे पास क्वेश्चन में इनिशियली कितने दे रखा, 50 मोल, 50 एमएल। तो 50 एमएल में होंगे कितने मोल्स, ये अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 0.2 को 50 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन। तो पहले वाले नंबर ऑफ मोल्स, पहले वाले जो सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.01 मोल्स। तो ये आ गए आपके N1। तो इस तरह से N1 N2 दोनों आ गए। एक बार N1 N2 आ गए, फिर तो क्या निकालना था, फिर तो आपको निकालना था रिजल्टिंग मोलैरिटी। तो अगर टोटल मोलैरिटी निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, याद होगा आपको, वो होगा टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स कितने हैं, पहले के मोल्स है 0.01, दूसरे के मोल्स है 0.001, 0.001 है ना, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास, टोटल वॉल्यूम है 50 इसका, 250 इसका, लेकिन ये एमएल में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे 1000 भी लगाया ना। ये सब काटा पीटी करके आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। सॉल्व करना, थोड़ी सी मेहनत करना, और मेरी कैलकुलेशन को भी एक बार चेक करना, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं। 11/300 आ रहा है मेरा। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आपसे कह रहा है पाई निकाल दो। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। ठीक है, सी क्या है, कंसंट्रेशन, आर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, टी। ठीक है, तो सी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 11/300। ठीक है, आर आपको क्वेश्चन में टॉर में कितना दे रखा है, आर आपको 62 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ये 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो कट पिट करके देखो आपके पास टॉर में आंसर आ जाएगा, सिंस आपने ये आर को टॉर में डाला है, तो आंसर विल कम आउट टू बी 682 टॉर। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना मेरी। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 682 टॉर। तो क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 682। 682 पॉइंट मत मानना इसको, फिर से लिख देता हूं 682। Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This particular question is from 2023 JEE Advanced paper 2, and this question is from the section called अल्काइल हैलाइड। तो एक्चुअली अल्काइल हैलाइड की कुछ रिएक्शन करा के फिर अमीन की भी थोड़ी सी रिएक्शन उसने यूज कर रखी है, देखते हैं। फिर उसके बाद फाइनली उसने मोल कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसकी वजह से वो पूछ रहा है कि कितना कितना आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना ग्राम बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अच्छा देखिएगा, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या है, 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन आपके पास होना चाहिए। तो 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, ये अगर मैं बनाऊं तो ये कैसा सा दिखेगा, ये दिखेगा देखो, ऑक्ट 1 इन होने की वजह से डबल बॉन्ड कोने पे होगा। उसके बाद 8 कार्बन होंगे आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, और उसके चौथे पे लगा हुआ है एक मिथाइल, तो एक कार्बन यहाँ पे भी है। इस पे इसने क्या रिएक्शन कराया है, ऊपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि HBr की रिएक्शन कराई है, वो भी कैसे, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। दिस इज पेरोक्साइड। आपको याद होगा जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन होता था तो उससे होता क्या था, उससे ऐसा होता था, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और मार्कोनिक ऑफ रूल वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही थे ना, ओके। तो 8 कार्बन मैंने ये बना दिए, ठीक है। जल्दबाजी में कार्बन कम ज्यादा बना दो तो देख लेना, वैसे मैं बोल रहा हूँ 8 कार्बन बन रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपके ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे एक कार्बन भी था। अच्छा, तो कुछ परसेंटेज में आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ वाला बनेगा, तो कुछ परसेंटेज मार्कोनिकॉफ वाला ही बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 चौथे पे एक कार्बन भी लगा हुआ है। और एंटी मार्कोनिकॉफ वाला तो ये बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट है, और मार्कोनिकॉफ वाला यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ये आपका क्या होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेजर, और दूसरे वाले पे मैंने लिख दिया दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा, फाइनली आपसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9:1 के रेशियो में बन रहा है। तो इतनी बात समझ में आती है कि अगर ये 90% बनेगा तो ये 10% बनेगा,
ठीक है, परसेंटेज ईल्ड जो होगी वो इसकी 90% है, इसकी 10% है। लेकिन एक बात और कह रहा है कि कंबाइंड ईल्ड आपकी 50% है। तो मतलब कि जितना भी आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे होगे ना, तो इसकी कंबाइंड ईल्ड उसका 50% बन रही है। कहना क्या चाह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। क्या कहता है, कहता है जैसे इसके मोल्स, चाहे तो इसके मोल्स निकाल लो। देखो आपको 2.52 इसका 2.52 ग्राम्स इसका गिवन वेट दे रखा है इस स्टार्टिंग रिएक्टेंट का, तो इसके मोल्स निकाल सकते हो। दिस इज पी थिंग ना, तो इस पी थिंग के मोल्स निकालूं तो मैं बोलूं मोल्स ऑफ पी इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 2.52 और मोलर मास कितना है 126। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.02 मोल्स मेरे पास आ गया। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना 50% टोटल, कह रहा है विद कंबाइंड यील्ड ऑफ 50% ऑफ दीज, तो मतलब ये है कि ये जो टोटल बना होगा ये इन दोनों का समेशन, ये कितना बना होगा, ये 0.01 बना होगा इसका 50%। ठीक है, तो टोटल मिला के इतने मोल्स हैं। तो अगर टोटल मिला के इतने मोल्स है, जो मेजर बना होगा, मेजर प्रोडक्ट ए और ये आपका बी। तो अगर ए के मोल्स निकाला जाए तो ए के मोल्स कितने होंगे, वो सोचो कितने होंगे। उसने बोला 0.01 जो आपका है उसका 90%, तो इसका 90% बना होगा। तो दैट इज नथिंग बट विल कम आउट टू बी कितना, 0.009 मोल्स। इतने मोल्स बन गए ए के। फाइनली क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है जो ए था इसकी और फर्दर रिएक्शन हुई, और फर्दर रिएक्शन होके क्या हुआ, इसका रिएक्शन कराया आपने। एक तो रिएक्शन कराया पहले किससे, NH से, मतलब कि एक तरह से 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराया। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ ना, देखो क्या लिखा हुआ, द एंटर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द डाइएथाइलामीन। तो डाइएथाइलामीन से मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन जाके इस Br को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपका इसने बोला कि लास्ट में क्या हुआ, followed by treatment with K2CO3 to give the non-ionic product of S। ओके ठीक है, फाइनली उसने K2CO3 डाला, बट K2CO3 क्या करेगा, ये जो ये वाला फालतू हाइड्रोजन पड़ा होगा ना, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली तो आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा। और यहाँ पे आके जुड़ गया क्या, नाइट्रोजन विद हैविंग 2 इथाइल, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे आपका क्या आती है, चौथे पोजीशन पे आपका एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो जो आपने लास्ट में K2CO3 डालना है, ये इसको बेस मान लो, और बेस क्या कर सकता है, वो बेस ये काम कर देगा कि ये जो फालतू हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा होगा, ये जुड़ने के बाद ये हाइड्रोजन पड़ा होगा ना, NH प्लस जैसा बनेगा, तो ये हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये है, इसको बोल रहा है ये एस प्रोडक्ट है। अगर इस एस प्रोडक्ट की 100% ईल्ड आई है, तो ऑब्वियसली अगर 100% ईल्ड है, तो ये अगर 0.009 था, तो ये भी 0.009 मोल्स बना। तो अगर 0.009 मोल्स है, तो वेट निकालना हो, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस भी चीज के मोल्स वेट निकालना हो, उसके मोल्स इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स तो कितने हैं 0.009, मोलर मास कितना है, मोलर मास है आपका 199। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मेरी जरूर रीचेक कर लेना सभी लोग, एक बार रीचेक जरूर कर लेना मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो इतना ग्राम्स आ रहा है, बट क्वेश्चन में मेरे को मिलीग्राम्स पूछा है, दैट्स व्हाई मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1791 मिलीग्राम। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 1791। ओके, सो दिस फोर्थ सेक्शन इज अबाउट द पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ के अंदर दो क्वेश्चंस है, और दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस का न्यूमेरल आंसर्स आएंगे। अच्छा, उसमें क्या रखा है कि आप थोड़ा राउंड ऑफ भी कर सकते हो, और सही किया तो +3, गलत किया तो 0 मार्क्स। मतलब कि आप ऐसा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, 1 सेकंड का पॉज लेके अच्छे से यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख लो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So this particular question is from 2023 JEE Advanced Paper 2, and this question is from the section called Thermodynamics। Thermodynamics से क्वेश्चन है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाने की कोशिश किया है, और देखने में भी बड़ा भयानक सा लगता है, लेकिन इतना कोई भयानक है नहीं। अगर आप ध्यान से करने की कोशिश करोगे, एक एक चीज को पढ़ोगे, इक्वेशन लिखोगे, तो अपने आप ही सॉल्व होता चला जाता है क्वेश्चन। देखना क्या, सबसे पहले तो एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है। अल्फा और बीटा आपके पास दो अलग अलग फेजेस हैं, फेज ट्रांजिशन चल रहा है, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा कुछ हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, एट 1 बार इज गिवन ST एंड S नॉट आर दी एंट्रोपीज ऑफ द फेज एट T टेम्परेचर एंड 0 केल्विन। T टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है वो T है, और जो 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी है वो आपका क्या है, S नॉट है। तो एक तरह से डेल्टा S जो बनेगा, वो डेल्टा S क्या बनेगा, डेल्टा S बनेगा आपका, ये कैन से ST माइनस S नॉट। तो ये डेल्टा S ही दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है ना, दिस इज डेल्टा S। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा एस अल्फा के लिए कुछ और वैल्यू है, अल्फा के लिए जैसे 5 वैल्यू है, और बीटा के लिए डेल्टा एस की वैल्यू 6 वैल्यू, कितने केल्विन पे, 600 केल्विन पे। तो ये सब डाटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना पहले, कि 600 केल्विन पे बीटा के लिए 6 वैल्यू है, और अल्फा के लिए 5 वैल्यू है। ठीक है, ये सब डाटा हमें दिख गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फा टू बीटा फेज चेंजेस इज 600 केल्विन। अच्छा ठीक है,
तो कह रहा है जब ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन 600 केल्विन पे हो रहा है, और क्या दे रखा है आपको, सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा इज 1। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये भी काम आएगा हमारे क्वेश्चन में। सीपी ऑफ अल्फा माइनस सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा आपको 1 दे रखा है। अज्यूम दैट सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर रेंज 200 से 700 केल्विन। ये जो आपका टेम्परेचर रेंज जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ओके, और सीपी बीटा आर दी हीट कैपेसिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा ठीक है, ये तो लिखा हुआ कि जो सीपी हो अल्फा बीटा की हीट कैपेसिटीज है। ओके, पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ बीटा माइनस एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन। अच्छा, आपको 600 केल्विन पे ये डेल्टा पता है, 6 माइनस 5। ठीक है, 600 केल्विन पे आपको ये पता है डेल्टा एस कितना है, आपको निकालना है कितना, आपको निकालना है आपको 300 केल्विन पे। 300 केल्विन पे आपका ये एंट्रोपी चेंज कितना होगा। कुछ हिंट्स दे रखे हैं कि Ln2 को आप 0.69 सब्स्टिट्यूट करना, और आपको Sb माइनस बीटा का जो एंट्रोपी है माइनस अल्फा का जो एंट्रोपी है वो कितना, 0 दे रखा है, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे इतना दे रखा है। ओके ठीक है, तो जो जो डाटा दे रखा है ना उसको यूज करते चलो और आगे बढ़ते चलो, बड़े प्यार से क्वेश्चन होता चला जाएगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो आपको पता है वो क्या पता है, आपको ये पता है, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूं, देखो। ओके, तो सिंस आपने फॉर्मूला सुना हुआ है क्या, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। ऐसे सुना होगा ना कि जब आपका डेल्टा एस की बात करो तो डेल्टा एस इज सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो इस तरह का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है, एंट्रोपी चेंज के लिए। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये देखना क्या फॉर्मूला को कैसे सब्स्टिट्यूट करूं। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आपका डेल्टा एस मतलब क्या होगा, वो होगा एस ऑफ अल्फा, पहले अल्फा के लिए लिख देता हूं, एस ऑफ अल्फा एट 600 केल्विन माइनस एस ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी एल एन 600 अपॉन 300। लेकिन ये सीपी भी कौन सा है ये मेंशन करते चलना, हर बार कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा वाला है। फिर मैं बीटा के लिए लिखूं, बीटा के लिए अगर मैं सेम तरह की इक्वेशन लिखूं तो बीटा के लिए सेम तरह की इक्वेशन लिखूंगा तो दैट विल बी एस ऑफ बीटा एट 600 केल्विन माइनस एस ऑफ अल्फा एट 600 केल्विन इज इक्वल्स टू यू कैन से सीपी ऑफ बीटा एल एन 600 अपॉन 300। अच्छा जी, तो 600 अपन 300 ये तो आपका दोनों जगह कॉमन ही आ रहा है और ये कट भी जाएगा, Ln2 आ जाएगा, Ln2 क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब मेरे को क्वेश्चन में और क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है वो देखते हैं जरा। अच्छा सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी, ये बीटा हो गया है ना, यहाँ पे अल्फा लिख दिया मैंने गलती से। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या एड अप कर दो, कुछ इक्वेशन बनेगी कुछ गड़बड़ होगा, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं जरा। सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं, आपस में मर्ज करने के लिए इनको सब्सट्रैक्शन या फिर उनका एडिशन कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा एस ऑफ बीटा एट 600 केल्विन माइनस एस ऑफ अल्फा एट 600 केल्विन, 600 केल्विन वाले मैंने एक तरफ रख लिए, इज इक्वल्स टू एस ऑफ बीटा एट 300 केल्विन माइनस एस ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन, एंड दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा और ln 600 अपॉन 300 दैट इज ln2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो ये वैल्यूज आपको पता है 6 माइनस 5, ये क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। आपको ये वैल्यू आपको निकालनी है, यही तो आपको निकालना डेल्टा एस। तो डेल्टा एस एट 300 केल्विन यही आपको निकालना है, ये तो ये बन गया। और ये कितना बन गया, इसको उसने बोला था सीपी माइनस सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा कितना है 1, तो इसको मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ln2 की मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा जो कि दे रखी है 0.69, तो 0.69 यहाँ पे डाल देना और अपना आंसर निकालना। डेल्टा एस एट 300 केल्विन कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास डेल्टा एस कौन सा, डेल्टा एस ऑफ बीटा माइनस डेल्टा एस ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एस एक्चुअली में डेल्टा एस ऑफ बीटा, सॉरी एंट्रोपी ऑफ बीटा एंट्रोपी ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा यहाँ से सॉल्व आउट करने पर 0.31, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट विल कम आउट टू बी कितना, 0.31। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देता है जो वो भी आसानी है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, एंथैल्पी ऑफ बीटा माइनस एंथैल्पी ऑफ अल्फा एट 300 केल्विन वो निकालूं तो कैसे आए। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंट्रोपी निकाली थी इसी चीज, सेम चीज की, कि बीटा की एंट्रोपी माइनस अल्फा की एंट्रोपी एट 300 केल्विन वो कितना है। अभी हम एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी चेंज कितना होगा बीटा अल्फा का 300 केल्विन पे। तो देखना जरा कैसे कैसे कह सकता हूं। पहला हिंट क्या पता है मेरे को क्वेश्चन में मेरे को पहला हिंट ये पता है कि भाई ये 600 केल्विन जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता है ये जो 600 केल्विन है ये क्या है, ये आपका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे। अगर कभी फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो इस जगह पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी 600 केल्विन पे,
ठीक है, तो 600 केल्विन पे आपका डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा जी नॉट निकालूं और फॉर्मूला लगाऊं, क्या फॉर्मूला लगाऊं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसा अगर करूं, ये सब 600 केल्विन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी 0। डेल्टा एच नॉट मैं निकाल सकता हूं 600 केल्विन वाला, यहाँ 600 लिख देता हूं छोटा सा, माइनस टी डेल्टा एस, वो भी कौन सा, 600 केल्विन वाला। जब ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो डेल्टा एच नॉट मेरे पास आ जाता है 600 केल्विन वाला, जो कि कितना आ जाएगा, टी डेल्टा एस नॉट, टी डेल्टा एस। ठीक है, तो टी डेल्टा एस नॉट लिख दो, इनफैक्ट टी डेल्टा एस नॉट, तो टी डेल्टा एस नॉट की बात करो तो टी आपको कितना है, 600। ठीक है, डेल्टा एस नॉट कितना है, डेल्टा एस नॉट की अगर बात करोगे दैट इज द एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज इज नथिंग बट 600 केल्विन पे एंट्रोपी चेंज कितनी आ रही है, 1। तो यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट कर देना, 1। तो इसकी वजह से डेल्टा एच नॉट आपके पास कितना आ जाएगा 600 केल्विन पे, वो तो आपका 600 ही आ गया। कितना, जूल पर मोल में चल रही है सारी कैलकुलेशन, तो जूल पर मोल में ही रखना है इसको। अच्छा ठीक है, इतना लॉक कर देता हूं। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक लॉ पढ़ते हैं जिसको किर्चॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा सीपी अगर आपका कभी निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा एच एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा एच एट 300 केल्विन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, दैट इज 600 माइनस 300। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला भी होता है जिसकी वजह से डेल्टा सीपी की वैल्यू तो आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1 दे रखी है। ठीक है, डेल्टा एच नॉट मैंने अभी कितना निकाला हुआ है, 600। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने 600 सब्स्टिट्यूट कर दी। डेल्टा एच नॉट 300 केल्विन पे मेरे को निकालना है। ठीक है, यहाँ कितना रख दूं, यहाँ रख दूं 600 माइनस 300, और ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे फाइनली मैं क्या निकाल दूं, इस कैलकुलेशन से फाइनली मैं लॉक कर दूं डेल्टा एच नॉट कि डेल्टा एच नॉट जो कि आपका कितना है 300 केल्विन पे, तो वो कितना है, वो आ रहा है आपका 300 जूल पर मोल। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा एच नॉट एट 300 केल्विन। तो फाइनली हमें निकालना भी यही था, डेल्टा एच नॉट एट 300 केल्विन। तो वही तो आपसे पूछ रहा था, तो ये जो हमने निकालना, ये हमने 600 केल्विन पे निकाला था, ये 300 केल्विन पे आ गया। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कम आउट टू बी कितना, 300, अगर यूनिट यही है जूल पर मोल। ठीक है ना, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करी हो तो एक बार रीवेरीफाई कर लेना, तरीका मेरा देखो, कैलकुलेशन एक बार रीवेरीफाई करके अपने आप से भी कर लेना। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2023 जेई एडवांस पेपर 2। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में आपका मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट यूज हो रखे हैं। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपका अगर आप देखोगे तो अमीन चैप्टर का यूज हुआ है, जहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बात चल रही है। फिर उसके बाद उसका डाइजराइजेशन करके उसका डाई बना रखा है, तो ये सब काम करा रखा है। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेजरली ये अमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं, तो क्या क्या दे रखा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भयानक सा दिखेगा देखने में, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है आपके पास बेंजीन है, और उस बेंजीन पे आपके ये लिखा है 1 3 और 5, 1 3 और 5। उस पोजीशंस पे अगर देखोगे तो आपके पास एक एक बेंजीन और लगी हुई है। ठीक है, और इन पे क्या लगे हुए हैं, इन पे NO2 लगे हुए हैं पैरा पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर दिया उसने बस, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप जाओगे तो बड़ा आसान सा ही सवाल है। तो ये है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सबसे पहले डाला गया क्या, SnHCl। SnHCl क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके NO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो तीनों NO2 आपको नजर आते हैं यहाँ पे, ये तीनों NO2 फाइनली आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह एक्स्ट्रा में बताऊं तो आयरन HCl भी आपको लिख के दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये तीनों के तीनों क्या हो गए, NH2 और NH2, ये है। ठीक है, एक बार पढ़ते चलना। ठीक है, ऊपर जो जो लिखा है मैं वो काम करता जा रहा हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इसमें NaNO2HCl डाल दो। अगर इसमें मैंने NaNO2HCl डाल दिया, जिसको कोई एग्जामिनर हो सकता है सीधा सीधा HNO2 बोल दे, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो काम दोनों में सेम ही होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट आई होप आपको पता होगा क्या होता है, वो होता है आपका N2 प्लस Cl माइनस आयन। ये किस टेम्परेचर पे होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये काम चल रहा होता है। ऐसा करने से यहाँ पे क्या N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, और N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। और ये N2 प्लस Cl माइनस आयन बहुत काम की चीज है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो भाई डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस पढ़ो, उसके इंटर कन्वर्जन सीखो, ये हमारे बहुत काम की चीज आती है। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंटर कन्वर्जन हो पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द पी मॉलिक्यूल जो इसने पी बनाने की कोशिश किया। इसके आगे क्या कह रहा है उसको सुनना। उसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो कह रहा है पी अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पानी एट रूम टेम्परेचर विल गिव क्या। तो अच्छा, डायजोनियम सॉल्ट पे अगर आप पानी डालोगे तो डायजोनियम सॉल्ट पे पानी डालने पे बनता क्या है, डायजोनियम सॉल्ट पे पानी डालने पे फाइनली जो आपके डायजोनियम्स होते हैं ना,
जो आपकी रिंग्स पे ऊपर जो आपने N2 प्लस Cl माइनस आयन बनाया वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट बना हुआ हो तो उससे फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिनॉल में कन्वर्जन करने का तरीका है। जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाओ, पानी डालो और ऐसा करने से वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे फाइनली आपसे कह रहा है कि यार, इससे आपसे कह रहा है कि ब्रोमीन Br2 वो भी पोलर सॉल्वेंट में आपने डाला। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जब फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं कि फिनॉल में अगर आप पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर ब्रोमिनेशन करते हो तो ऑर्थो पैरा पे दोनों ऑर्थो और पैरा पे आपके तीनों जगह पे जाके Br जुड़ जाता है। लेकिन इस केस में आपको दिख रहा है कि OH का पैरा पोजिशंस तो घिरा हुआ है, वो तो खाली है ही नहीं। तो Br कहाँ जुड़ेगा? Br जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोस पे ही जुड़ सकता है, पैरा पे तो जुड़ ही नहीं सकता। तो सिर्फ ऑर्थो पे ऑर्थो पे ऑर्थो पे सारे ऑर्थोस पे मैंने Br लगा दिया। तो ये लग गया यहाँ Br और ये भी Br, और फाइनली इसको लॉक कर देता हूँ। इसको आंसर इसको बोल रहा है R, तो दिस इज R। ये आपकी R चीज बन गई। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आपने क्या किया, ये जो आपका फिनॉल बना था इस पे आपने क्या कर दिया, इस पे आपने फिर से रिएक्शन कराया किससे? एक सेकंड मैं फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार क्या कह रहा है। ये आपका क्या चीज बनी? इस चीज को बोलूं मैं P के बाद Q, Q ही है ना ये, इस टेम्परेचर पे Q, ठीक है। तो इसको Q मेंशन कर दूं। और Q के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम गिल R एंड कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल। अच्छा, इसको इसको फिनॉल से अगर ट्रीट करोगे तो ऐसा करने से क्या बनेगा? तो ये डाई बन जाती है। आपको ये फेमस रिएक्शन नहीं पता है तो अलग से बताया तो मैं आपको। अगर कभी भी आपके पास कोई डायज़ोनियम सॉल्ट हो N2 प्लस Cl माइनस आयन, उसको अगर आप क्या करते हो, उसको अगर आप फिनॉल से रिएक्शन कराते हो तो ये जो डायज़ोनियम की ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट का N2 प्लस है ना, ये इसके पैरा पे जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से बन क्या जाएगा? ऐसा बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और ये चीज जाके फिनॉल के पैरा पे जुड़ जाएगी। प्रेफरेबली पैरा पे जुड़ती है, अगर पैरा खाली ना हो तो ऑर्थो पे जुड़ता है। अभी फिलहाल तो मेरे पास क्या है, पैरा खाली नहीं है, तो इस वक्त अगर जुड़े, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मेरे को तो ये जोड़ना है ना फिनॉल के ऊपर, तो ये तो हो ही जाएगा। इस पे मैं फिनॉल का अटैक करना चाह रहा हूँ। सुनना, इस पे अगर मैं फिनॉल का अटैक कराऊं तो वो फिनॉल जाके तीनों जगह, इस जगह इस जगह इस जगह, तीनों जगह जाके बैठ जाएगा और आपका डाई बना देगा। जनरली ऐसे जब कंपाउंड्स बनते हैं ना तो एजो डाइज बनती है, कुछ ऑरेंज से कलर की, आप कह सकते हो, ऑरेंज नहीं कहो तो रेड से कलर की कह लो। तो ऑरेंज, रेड, रेडिश ऑरेंज, थोड़ी येलोइश सी, इस रेंज की आपके पास डाई बन जाती है। तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे होगा बेंजीन, उस पे लगा होगा एक OH। तो एक तरह से ऐसा कुछ हो रहा है कि फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आके डायज़ोनियम का N2 प्लस जाके जुड़ रहा है। तो यही काम हम दोनों पे करा दें, इस जगह भी यही काम करा देना, इस जगह भी यही बेंजीन बना दो और साथ में इसके OH लगा दो, और इस जगह भी यही कर देना, इस जगह भी N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक बेंजीन बना देना, और उस बेंजीन के पैरा पे क्या जोड़ देना? OH जोड़ देना। ये काम किया। इसको क्या नाम दिया? इसको इसने नाम दिया S का। ये S बन गया। अब कुछ कैलकुलेशंस करने को कह रहा है, वो कैलकुलेशंस हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। सुनना जरा क्या क्या कहता है। पहला क्वेश्चन तो सिंपली बस इतना ही पूछ रहा है कि ये जो R बना है, इस R के अंदर हेटेरो एटम्स कितने हैं? तो R के अंदर हेटेरो एटम्स कितने हैं? R के अंदर हेटेरो एटम्स, हेटेरो एटम क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम्स लगे होते हैं उनको हेटेरो एटम्स बोलते हैं। तो R के अंदर कितने हेटेरो एटम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं, जिसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कम आउट टू बी 9। मैंने क्या बोला? हेटेरोएटम क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ के बाकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब, नाइट्रोजन जो कभी कभी आ जाता है, उसको हेटेरोएटम्स बोलते हैं। तो ये हेटेरोएटम तो 9 हो गए। तो इस पैराग्राफ के अंदर दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, सिर्फ उसने हेटेरोएटम पूछे। दूसरे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द हेटेरोएटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एस। कह रहा है एस के अंदर, इस एस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स कितने हैं? तो एस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है C42H30N6O3। ये हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको नंबर ऑफ कार्बन दिख जाएंगे। आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन बताओ 42, नंबर ऑफ हेटेरो एटम बताओ, तो वो 6 और 3। इनको जो टोटल करना, टोटल करने पे कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 10 11, 11 एक यहाँ डाला तो जिसकी वजह से ये कितना आ रहा है? जिसकी वजह से ये आ जाएगा आपका 51। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी कितना? 51। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है? 51। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.